नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनिवार्य हिंदी की पद्य भाग की पुस्तक और उसके चतुर्थ पाठ रामधारी सिंह दिनकर और उनकी दिल्ली कविता के संदर्भ में विचार करेंगे। इस पाठ को हमने 4 भागों में विभाजित किया है और एक एक करके हम इस संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। आप देखिए, जो पहली चर्चा है वो रामधारी सिंह दिनकर के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके काव्य की विशेषताएं, काव्य प्रवृत्तियाँ, उनकी चेतना का केंद्रीय बिंदु राष्ट्रीय चेतना और फिर साहित्यिक सम्मान व सेवाएं, इन पर विचार किया जाएगा इस चर्चा में। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनका जीवन भी एक लंबी साहित्यिक यात्रा का रहा है और जो अंग्रेजी सत्ता है उसके विरुद्ध हमेशा संघर्ष करने का रहा है। तो देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था तथा मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। बचपन से ही कठोर जीवन संग्राम से गुजरने के कारण उनके व्यक्तित्व का जुझारूपन अंत तक बना रहा और वही उनकी रचनाओं में भी अभिव्यक्त हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व जुझारू है, संघर्षशील है और यही संघर्ष उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है और उनकी ये संघर्ष भावना जो अंग्रेज सत्ता है उनके खिलाफ उठ खड़ी हमें दिखाई देती है रचनाओं के माध्यम से। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने हाई स्कूल मोकामा घाट से और पटना विश्वविद्यालय से इतिहास की उपाधि प्राप्त की तथा 1934 से 1947 तक सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन उनकी नियुक्ति अंग्रेज़ों ने बड़ी भूलवश की थी। जब दिनकर की रेणुका और हुंकार जैसी रचनाएं प्रकाशन में आई तो अंग्रेज़ सरकार को यह एहसास हो गया कि यह अंग्रेज भक्त नहीं, भारत का देशभक्त है और ये हमसे बड़ी भूल हुई है। रामधारी सिंह दिनकर ऊर्जस्वित युगचारण कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के प्रखर स्वर के साथ ही छायावादी रोमांटिकता का भी आभास मिलता है। कहने का तात्पर्य यह कि इनकी कविताओं में एक तरफ वीर रस है तो दूसरी तरफ श्रृंगार रस है। ये दोनों विरोधी जो जीवन प्रवृत्तियां हैं उनका संगम दिनकर जैसा प्रतिभाशाली कवि ही कर सकता है। ये छायावादोत्तर काल के राष्ट्रीय चेतना के उद्घोषक कवियों में अग्रणी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि दिनकर की काव्य चेतना में द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद का सर्वोत्तम अंश सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना विद्रोही स्वातंत्र्य चेतना के रूप में उपस्थित है। सौंदर्य, प्रेम, क्रांति, विद्रोह, राष्ट्रीयता, सुधारवाद और भारत का गौरव इनकी कविता के मुख्य विषय रहे हैं और इन्हीं विषयों को लेकर वो कविता या कि साहित्य यात्रा में आगे बढ़े हैं। उनका काव्य क्रांति, विद्रोह, राष्ट्रीयता और पौरुष का अद्भुत संगम है। ये सारे तत्व उनकी कविता में देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में अमिताभ उपनाम से इनकी कविताएं छपती थी। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में व्यक्तिपरकता, सौंदर्य, प्रेम और सामाजिक चेतना का मिश्रण है, जो धीरे धीरे अतीत गौरवगान से होता हुआ क्रमशः वर्तमान दैन्य के प्रति आक्रोश और विश्व वेदना की ओर उन्मुख हो गया है।
कहने का तात्पर्य यह कि उनकी कविता व्यक्तिपरकता से निकलकर सामाजिकता, राष्ट्रीयता और विश्व मानवता की ओर प्रयाण करती है, विश्व मानवता की ओर जो कि मूर्ति है। दिनकर की बहुमुखी प्रतिभा गद्य व पद्य दोनों में मुखरित हुई है। संरचना और शिल्प की दृष्टि से दिनकर जी की कविताएं सहज और स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य यह कि उनकी कविता में अद्भुत कला कौशल होते हुए भी कविता कहीं भी दुरूह कठिन नहीं है, सहज रूप से पाठ्य है, सहज रूप से समझ में आने योग्य है, क्योंकि उनकी कविता में प्रसाद गुण भी है। अगर ओज गुण है तो प्रसाद गुण भी उनकी कविता में दिखाई देता है। दिनकर जैसी तत्सम बहुल शब्दावली, ओज, प्रसाद व माधुर्य गुण संपन्न भाषा, भावानुकूलता अन्य कवियों में विरल है, अर्थात दूसरे कवियों में कम ही देखने को मिलती है कि उनमें ओज भी है, शीर्ष स्तर का ओज है, प्रसाद गुण भी है, अर्थात कविताएं सरल भी है और श्रृंगारिकता भी है, मधुरता भी है, मिठास भी उनकी कविता में, उनकी कविता की भाषा में है। भावानुकूलता यानी कि भावों के अनुकूल भाषा और विषय शैली बदलती है। ऐसा अद्भुत कला कौशल अन्य कवियों में बहुत कम देखने को मिलता है। प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का कवि ने खुलकर प्रयोग किया है, अर्थात उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनकी आस्था और प्रेम अटूट था और उन्होंने हिंदी के लिए संघर्ष किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने कविता के माध्यम से और व्यवहारिक जीवन के माध्यम से जहाँ कहीं भी हिंदी की हिमायती करनी पड़ी वहाँ पर बड़े पुरजोर से जो कि उन्होंने हिंदी की हिमायती की है। यहाँ तक कि संसद में नेहरू जी के सामने भी उन्होंने हिंदी की हिमायती करते हुए बहुत कुछ कहा है। साहित्य चेतना के माध्यम से उन्होंने देश और समाज के प्रति जो योगदान दिया है उसके बारे में हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि दिनकर का व्यक्तित्व, दिनकर का कृतित्व और दिनकर की जो कार्यशैली है वह उस समय के साहित्य, बड़े बड़े साहित्यकारों को भी प्रभावित करती है। इसीलिए तो बच्चन जैसे एक वरिष्ठ साहित्यकार उनकी साहित्य सेवाओं के लिए, उनकी हिंदी सेवाओं के लिए, उनकी गद्य में सेवाओं के लिए, पद्य में सेवाओं के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उनके लिए कहती है कि एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है कि पर्याप्त नहीं है दिनकर जैसे महाकवि के लिए। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता से पहले एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। कहने का तात्पर्य यह कि स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अपनी कविता के माध्यम से, आग उगलने वाली कविता के माध्यम से विद्रोह किया है और स्वतंत्रता के बाद वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे, अर्थात छायावाद के बाद जो पीढ़ी आई है उसकी पहली पीढ़ी के वो कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह और क्रांति की आग है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वीर और श्रृंगार रस में उच्च कोटि की रचना देने वाला यह कवि वास्तव में बिल्कुल निराला है, अद्भुत प्रतिभा का धनी है। इन्हीं 2 प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में देखने को मिलता है। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त है।
उन्हें भूषण के बाद वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है दिनकर जी की कि उन्होंने वीर रस की जो कविताएं लिखी और उनका जो प्रभाव था जनचेतना में वह अद्भुत था। अब हम दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर विशेष रूप से फोकस करेंगे कि वैसे दिनकर की जो कविता है, उनका काव्य है, वह श्रृंगार से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है, सामाजिक चेतना से संबंधित है। लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है और उसमें जो दिल्ली कविता है वह एक प्रकार से वीर रस से संबंधित है। उनकी जो कविता है वह राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है। उनकी जो कविता दिल्ली कविता है वो एक प्रकार से दिनकर की विद्रोही भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली है, उनकी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इसलिए हमने दिनकर की साहित्य चेतना के विविध बिंदुओं में से यहाँ पर जो कि विशेष रूप से उनकी राष्ट्रीय चेतना को ही पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया है। और दिनकर के लिए कहा जा सकता है कि वो अनल का कवि है, युगचारण है, मैथिली शरण गुप्त का सच्चा उत्तराधिकारी है। अनल का आग अर्थात अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध आग उगलने वाला, युगचारण यानी कि युग की धड़कनों को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाला, और मैथिली शरण गुप्त का सच्चा उत्तराधिकारी अर्थात मैथिली शरण जहाँ एक और हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि है, तो मैथिली शरण गुप्त के बाद अगर राष्ट्र कवि के रूप में राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में विदेशी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने की दृष्टि से अगर किसी कवि का नाम लिया जाएगा तो वो दिनकर होगा। इसलिए उनको मैथिली शरण गुप्त का सच्चा प्रतिनिधि उत्तराधिकारी कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम अब तक पहचानते हैं कि किस कवि को राष्ट्रीय चेतना का कवि कहा जा सकता है। तो जिस कवि में क्रांति की भावना हो, प्रतिशोध और पौरुष की आग हो, विद्रोह का स्वर हो, अतीत का गौरवगान हो, सुधारवाद की प्रेरणा हो, अखंडता का समर्थन करना हो और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम हो, तो हम ऐसे कवि को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। क्रांति भावना के संदर्भ में अगर हम दिनकर के बारे में विचार करें तो दिनकर की प्रथम रचना हुंकार की क्रांति की भावना से ओतप्रोत है। उनकी कविताएं विप्लव की आग उगलने वाली कविताएं हैं। प्रतिशोध और पौरुष की आग उनकी कविताओं में देखते ही बनती है। कवि उनकी राष्ट्रीयता में प्रतिशोध और पौरुष की आग धधकती हुई दिखाई देती है। उनका मानना था कि जो जागता है वही जीतता है, जो अपने खंजर की जंग अपनी उंगली से छुड़ाते हैं वही पौरुषमयी होने के कारण जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करते हैं। वो लिखते हैं कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। ऐसे पदों को सुनकर तत्कालीन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी भुजाएं अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद कर दिया करती थी, उनकी भुजाएं फड़कने लगती थी। विद्रोह का स्वर दिनकर की कविताओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि दिनकर ने क्रांति का अलग जगाते हुए कहा है कि शोषण को सहना सबसे बड़ा पाप है। वे अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध विद्रोह की भावना का प्रसार जनता में कविता के माध्यम से करते हैं। वे विद्रोही स्वर में कहते हैं कि धर्म है हुतासन का, धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। हुतासन का मतलब आग, वायु यानी कि हवा कि आग का धर्म है धधक उठना। और फिर कोई अगर वायु को बुलाता है और आग से कहे कि तुम क्यों धधक रही हो तो ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार से भारतीय जन को उन्होंने एक आग की तरह माना है और अंग्रेजों के शोषण को उन्होंने जो कि वायु के समान माना है। भारत का अतीत उन्होंने मातृभूमि की वंदना और अतीत का गौरवगान अपनी कविताओं में किया है। भारत का अतीत अत्यंत उज्जवल और गौरवशाली रहा है। उसी अतीत का गुणगान दिनकर ने भारतीय जनता में गर्व और आत्मसम्मान का भाव जागृत कर हीन भावना का दमन किया है। उन्होंने हमारे महापुरुषों तथा
दिल्ली, पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, नालंदा, वैशाली जैसे हमारे सांस्कृतिक चेतना के केंद्रों से राष्ट्रीय गौरव की प्रेरणा ली है। उन्होंने अपनी कविता में मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम की व्यंजना की है और सुधारवाद की प्रेरणा का मतलब यह है कि समाज में जो अव्यवस्था थी और जो रूढ़ियाँ और जो अंधविश्वास थे, जिनके कारण जो भी भारत के पतन के प्रमुख कारण थे, उनको दूर करने की कोशिश की। दिनकर जी ने युगीन सामाजिक समस्याओं, अस्पृश्यता, समानता, एकता, मानवता, स्वतंत्रता आदि पर गंभीर चिंतन किया है। वे देश की अखंडता का समर्थन करते हैं। दिनकर की राष्ट्रीयता वर्तमान की विकृतियों से क्षुब्ध होकर अखंडता का समर्थन करती है और उन्होंने ये माना है कि देश जब तक एकता और अखंडता के सूत्र में नहीं बंधेगा, अंग्रेज सत्ता को वो बाहर नहीं निकाल सकता। दिनकर भारत में धर्म, संस्कृति, भाषा और वेशभूषा आदि सभी स्थितियों में एकता का समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि देश की एकता की, देश की अखंडता की रक्षा के लिए यदि युद्ध भी आवश्यक हो तो वे युद्ध का समर्थन करते हैं। कुरुक्षेत्र में वे लिखते हैं कि पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा पर, या कि चंद्रहास की विभा में, तब पौरुष की जागृति कहती धर्म युद्ध है। अर्थात देश की रक्षा के लिए, देश के गौरव के लिए, देश के मान अभिमान के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो वह युद्ध नहीं, धर्म युद्ध होगा और हमें करना ही होगा। देश की आज़ादी के लिए क्रांति को अनिवार्य मानने वाले कवियों में दिनकर प्रथम है। रामरक्ष बेनीपुरी ने लिखा है कि हमारे क्रांति युग का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिवादी जो को जिन जिन हृदय मंथनों से गुजरना होता है, दिनकर की कविता उनकी सच्ची तस्वीर है। प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा है कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। वस्तुतः मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि थे तो दिनकर उनके सच्चे उत्तराधिकारी थे। गुप्त जी की राष्ट्रीयता में सांस्कृतिक तत्व जितना गहरा था, उसी का एक व्यापक पक्ष हमें दिनकर के काव्य में भी मिलता है। दिनकर ने प्रारंभ से ही ओजस्वी और तेजस्विता से परिपूर्ण कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में योद्धा का सा गंभीर घोष, अनल का सा तीव्र ताप और सूर्य का सा तेज दिखाई देता है। इसीलिए वे अनल के कवि कहलाते हैं, आग उगलने वाले कवि कहलाते हैं। दिनकर ने 14 वर्ष की अवस्था में ही अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए पहला गीत लिख दिया था। उनको राजगुरु धुरेंद्र शास्त्री से राष्ट्र प्रेम, स्वदेशानुराग एवं राष्ट्रभाषा प्रेम की चिंगारी प्राप्त हुई थी तथा माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि तत्कालीन कवियों से ओजस्वी काव्य की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अज्ञेय ने दिनकर को मैथिली शरण गुप्त का सभ्य और सही उत्तराधिकारी घोषित किया था। वे कहते हैं, गुप्त जी के बाद राष्ट्रीयता के सम्यक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिनकर के काव्य में ही हुई है। हैंस कोहन ने राष्ट्रीयता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि वो मानते हैं कि राष्ट्रीयता को मस्तिष्क की वह स्थिति माना है। उन्होंने राष्ट्रीयता को मस्तिष्क की वह स्थिति माना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति हो। राष्ट्रीयता एक ऐसी चेतना है जो मानव मन को देश के प्रति श्रद्धालु, समाज के प्रति सहानुभूति मय और मानवीय सांस्कृतिक विचारों को प्रश्रय देती है। राष्ट्रीयता एकता की भावना से संयुक्त होती है। राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, अतीत के प्रति सम्मान, स्वतंत्रता के लिए आग्रह, भाषा, जाति, संस्कृति की एकता का पुरजोर समर्थन करती है। राष्ट्रीयता की ये तत्व परिस्थिति और परिवेश के साथ बदलते रहते हैं। स्वातंत्र्य काल में आज़ादी पाकर हमने देशोत्थान और सांस्कृतिक नवनिर्माण की कामना की थी, अतः राष्ट्रीयता को व्यापक भावना समझना चाहिए। दिनकर की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक भावना पर आधारित है। उसमें विद्रोह और क्रांति का स्वर भी है, अतीत का गुणानुवाद भी है, वर्तमान का क्षोभ भी है और नवनिर्माण की तीव्र कामना भी है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध जो चेतना, क्रांति और विद्रोह, त्याग और बलिदान का स्वर फूंका था, वह तदयुगीन क्रांतिकारी देश प्रेमियों के लिए प्रेरक थी।
वे अपनी कविता से क्रांति की आग उगलने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि क्रांति धात्री कविते जाग उठे, अंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जल में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। अब हम दिनकर जी की को जो साहित्यिक सम्मान मिला और जो सेवाओं का अवसर मिला उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से, उसका हम यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में जिक्र करेंगे। सन 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। 1964 से 65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि प्राप्त हुई और 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के लिए, जो कि उनकी प्रबंध रचना है, काशी नागरी प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, 1972 में ज्ञानपीठ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उर्वशी रचना के लिए संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 में साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत राजभाषा आयोग के सदस्य भी वो रहे और उनके सम्मान में 1999 में भारत सरकार ने उन्हें संस्कृति कि उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार दिनकर हिंदी के उन महान कवियों में हैं जिन्होंने भारतीय जनमानस में अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया और अपना साहित्यिक कर्तव्य युग धर्म के साथ निर्वाह किया। अगली चर्चा में हम उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, रचना विशेष के बारे में पढ़ेंगे और जो उनकी कविता है उनके मूल प्रतिपाद्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।